एक बार आप सब लोग सेक्शन नंबर 145 को याद करो। सेक्शन 145 क्या बताता है? मेथड ऑफ अकाउंटिंग। सेक्शन 145 का सबसेक्शन 1, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और अदर सोर्सेस इज टू बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग रेगुलरली फॉलोड बाय द एसएससी। लिख रहे एक बार, इसको एनालाइज करना जरूरी है। सेक्शन 145 का सबसेक्शन 1 का लैंग्वेज क्या है? 145 सबसेक्शन 1 ये बता रहे इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और आईएफओएस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, is to be computed इसमें और एक पॉइंट है जो अभी उसमें ध्यान नहीं देंगे हम लोग, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2। इसमें अभी ध्यान नहीं लगाएंगे, इसको छोड़ दो। क्या लिख रहा है देखो, इनकम चार्जेबल अंडर दैट पीजीबीपी और आईएफओएस इज टू बी कंप्यूटेड in accordance with the method of accounting मेथड ऑफ अकाउंटिंग का मतलब क्या है? इधर तो कैश नहीं तो एक्रूअल। इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंट लिखा है, अकाउंटिंग होगा। In accordance with the method of accounting, regularly followed by the SSC. तो एसएससी अगर कैश बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे थे तो पीजीबीपी का इनकम भी हम कैश बेसिस पे निकालेंगे। एसएससी अगर एक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं रेगुलरली तो हम पीजीबीपी का इनकम भी निकालेंगे एक्रूअल बेसिस पे। यही बात है। और सेम एप्लीकेबल होगा आईएफओएस के लिए भी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए भी। बट इनका बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस, ये जो अब नॉर्मल मैटर जानते हो इनका एक्सेप्शन है। देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस which are deductible only on actual payment। तो ये कैश बेसिस पे अलाउ किया जाएगा। एक्सपेंडिचर आप आउटस्टैंडिंग के आधार पे क्लेम नहीं कर सकते हो, पेमेंट करोगे तभी एक्सपेंडिचर का डिडक्शन मिलेगा। वो कौन कौन सा एक्सपेंडिचर, उनके बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 43B। 43B बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पीजीबीपी हेड के लिए। 43B बताता है कुछ एक्सपेंसेस का नाम जो अदरवाइज अलाउड है इनकम टैक्स एक्ट में, बट जिनका अलाउंस नहीं मिलेगा जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक। 43B को स्टार्ट करेंगे, ये नोट डाउन कर लिया है। 43B स्टार्ट करते हैं। सेक्शन नंबर 43B का लैंग्वेज को देखेंगे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम के लिए। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट in any other provision of this act। दिस एक्ट का मतलब क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एनी अदर प्रोविजन का मतलब क्या है? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में आप जानते हो सेक्शन 1 से प्रोविजन स्टार्ट होता है और जाके एंड होता है सेक्शन नंबर 298 में।
सेक्शन नंबर 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट होता है। सेक्शन नंबर 298 पावर टू रिमूव डिफिकल्टीज होता है। तो यहां पे लिखा है नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। एनी अदर प्रोविजन का मतलब हो गया सेक्शन 1 से 298 कोई भी सेक्शन एक्सेप्ट 43B, क्योंकि 43B का ही इटसेल्फ डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। तो सेक्शन 1 से सेक्शन 298 इनके अंदर जितना भी सेक्शन है उनमें जितना भी प्रोविजन है, कोई भी एक पर्टिकुलर सेक्शन का कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोविजन के साथ अगर सेक्शन 43B का जो कंटेंट है उनका कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो 43B जीतेगा। 43B का बात ही सुनना पड़ेगा। तो 43B हैज ओवरराइडिंग इफेक्ट ऑन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। जो सेक्शन नॉटस्टैंडिंग वर्ड से स्टार्ट होता है उन सेक्शन के पास ओवरराइडिंग इफेक्ट होता है। तो उन सेक्शन के पास ओवरराइडिंग इफेक्ट रहता है। सेक्शन 43B के पास भी ओवरराइडिंग इफेक्ट है। सेक्शन 43B कोई भी सेक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं इनकम टैक्स एक्ट में अगर उनके साथ 43B का कॉन्ट्राडिक्शन होगा तो कोई भी सेक्शन का कोई भी प्रोविजन के साथ 43B का कंटेंट का कॉन्ट्राडिक्शन होने में हम 43B को फॉलो करेंगे, उन प्रोविजन को उन सेक्शन को फॉलो नहीं करेंगे जिनके साथ कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। तो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, डिडक्शन otherwise allowable under this act in respect of यहां पे हम वो सब डिडक्शन का नाम लेंगे जिनके बारे में यहां लिखा हुआ है अदरवाइज अलाउएबल अंडर दिस एक्ट, इन रेस्पेक्ट ऑफ उन सब का नाम लेंगे। क्या बात है, बोल रहे कुछ डिडक्शन जो अदरवाइज अलाउएबल है दूसरे कोई सेक्शन के थ्रू पीजीबीपी का इनकम कंप्यूट करने के टाइम में रेवेन्यू से एक्सपेंडिचर लेस करते हैं, वो सब एक्सपेंडिचर जो एक्सपेंडिचर अदरवाइज अलाउएबल है दूसरे कोई सेक्शन के थ्रू उनको तब हम लेस कर पाएंगे जब वो 43B का कंडीशन को फुलफिल करेंगे। बट कौन कौन सा डिडक्शन के लिए ऐसा नियम है वो डिडक्शन हम नीचे लिखेंगे। और 43B का कंडीशन क्या है, 43B का कंडीशन है वो सब खर्चा जिनका नाम यहां लिखा रहेगा जो अदरवाइज अलाउएबल है दूसरे कोई सेक्शन के थ्रू वो तब अलाउ होगा जब वो 43B का कंडीशन को फुलफिल करेगा। और 43B का कंडीशन है कि पेमेंट बेसिस पे अलाउ किया जाएगा। आपने अगर कैश बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो तो पेमेंट करने में ही अलाउ होता है, वो तो अलग बात है। बट अगर आप एक्चुअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो फिर भी इन सब खर्चा का डिडक्शन हम पेमेंट बेसिस पे ही आपको अलाउ करेंगे, मतलब कैश बेसिस पे हम आपको अलाउ करेंगे। वो सब खर्चा जिनका नाम हम यहां लिखेंगे वो सब खर्चा पेमेंट करोगे तभी हम आपको अलाउ करेंगे, नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे। मतलब आउटस्टैंडिंग के आधार पे आप अगर एक्चुअल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हो तो आप आउटस्टैंडिंग के आधार पे वो सब खर्चा के रिस्पेक्ट में डिडक्शन ले नहीं पाओगे। वो सब खर्चा का रिस्पेक्ट में डिडक्शन तब ले पाओगे जब वो सब खर्चा का एक्चुअल में पेमेंट करोगे। तो जिस साल एक्चुअल में पेमेंट करोगे उस साल डिडक्शन देंगे, जिस साल खर्चा एक्चुअली इनकर्ड हुआ है उन साल डिडक्शन नहीं देंगे। अगर पेमेंट नहीं हुआ है तो पेमेंट जिस साल होगा उन साल हम डिडक्शन के रिस्पेक्ट में अलाउंस देंगे। ये बात क्लियर है। तो कौन कौन सा खर्चे के रिस्पेक्ट में ऐसा नियम है कैश बेसिस पे अलाउ किया जाएगा, कौन कौन सा खर्चा को कैश बेसिस पे अलाउ किया जाएगा। नंबर 1, एनी सम पेएबल बाय एसएससी by way of tax, duty, cess, fees, under any law for the time being in force. एक उदाहरण ले रहे हैं, प्रोफेशनल टैक्स वो तो एक खर्चा है, तो बिजनेस हाउस को उनके रेस्पेक्ट में डिडक्शन मिल जाएगा पीजीपी हेड में। बट डिडक्शन तब मिलेगा जब उनका पेमेंट होगा, क्योंकि लिखा है टैक्स, ड्यूटी, सेस, फीस उनके बारे में। तो प्रोफेशनल टैक्स इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ टैक्स जो अदरवाइज अलाउएबल है, बट उनको हम तब अलाउ करेंगे जब 43B का कंडीशन फुलफिल करेगा। 43B का कंडीशन क्या है, 43B का कंडीशन है कि पेमेंट बेसिस पे अलाउ किया जाएगा। बट मान लीजिए इनकम टैक्स अदरवाइज अलाउएबल नहीं है, इनकम टैक्स को हम पीजीपी हेड में अलाउ नहीं करते, वो डिसअलाउड है। तो इनकम टैक्स का पेमेंट अगर आप करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, पेमेंट बेसिस पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स पेमेंट किया है नहीं किया वो तो अलाउड है ही नहीं, अदरवाइज अलाउड है ही नहीं। यहाँ तो उन सब खर्चे का बात हो रही है जो अदरवाइज अलाउड है, तो इनकम टैक्स तो अदरवाइज अलाउड है ही नहीं, तो उनका पेमेंट करने में भी
आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट ये टैक्स हो गया। नेक्स्ट हम लेंगे वो सब खर्चा को जिनका नाम आपको मिला है सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 4A, सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5। याद करो क्या था, इनमें था कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर इन प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये था रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे थे, नहीं तो अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहे थे। एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय का बना हुआ रिकॉग्नाइज फंड में आप कंट्रीब्यूट कर रहे थे, नहीं तो अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए एम्प्लॉयर ने अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अप्रूव सुपरएनुएशन फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं तो कंट्रीब्यूशन का पेमेंट होने में हम उनको डिडक्शन देंगे एम्प्लॉयर को, नहीं तो नहीं देंगे, क्योंकि 36(1)(4) में जो आइटम आ रहे हैं वो आइटम 43B में कवर्ड है। सेक्शन 36(1)(4)(a) इनमें क्या आ रहे थे आप याद करो, इनमें नेशनल पेंशन स्कीम आ रहे थे, NPS, मतलब 80CCD वाला आ रहे थे। इनमें भी सेम नियम है। 36(1)(5) इनमें क्या आ रहे थे अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, इनमें भी आउटस्टैंडिंग के आधार पे आपको डिडक्शन अलाउ नहीं करेंगे। इन तीनों में 36(1)(4), 36(1)(4)(a), 36(1)(5) रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव सुपरएनुएशन फंड, नेशनल पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूशन, अप्रूव ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूशन, इन सब में पेमेंट बेसिस पे इनको हम अलाउ करेंगे। तो ये सब तो अलाउड है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, आउटस्टैंडिंग के आधार पे आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। एक्चुअली जब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में आप अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे, पेमेंट करोगे, तभी हम आपको अलाउ करेंगे। ये बात क्लियर होगी? अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या क्या कर लिया, हमने यहाँ पे टैक्स ड्यूटी सेस फीस कर लिया, फिर हमने कर लिया एम्प्लॉयज वेलफेयर के लिए जो चीज था। अभी करेंगे जो आइटम कवर्ड है सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 2 में, और 2 में कौन सा आइटम कवर है याद करो, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय, बोनस और कमीशन टू एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय का बोनस और कमीशन एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है, आउटस्टैंडिंग के आधार पे इसको अलाउ नहीं करेंगे, पेमेंट होगा तभी इनको अलाउ करेंगे। देखिए यहां पे याद करने के लिए आप क्या याद कर सकते हो, इनको आप याद कर सकते हो T वर्ड से, इनको याद कर सकते हो W वर्ड से, वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय, इनको याद कर सकते हो B वर्ड से, बोनस, TWB। फिर हम आएंगे इंटरेस्ट के रिस्पेक्ट में, नेक्स्ट पॉइंट होगा इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट को हम ऊपर में लिखेंगे, इनको हटा रहे। Any sum payable by SSC by way of interest on loan or borrowing from public financial institution PFI, state financial corporation SFC, state industrial finance corporation SIFC, इन सब के स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो अगर आपने लोन लिया है, अमाउंट को बोरो किया है पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन से, उन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग के आधार पे आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, वो अलाउ किया जाएगा पेमेंट बेसिस पे, कैश बेसिस पे अलाउ किया जाएगा। फिर लिख रहे एनी सम इंटरेस्ट वाला पॉइंट ही चल रहा है। आपने पहले टैक्स वाला पॉइंट देखा था,
देन वेलफेयर वाला पॉइंट देखा था, देन बोनस वाला पॉइंट देखा था, अभी इंटरेस्ट वाला पॉइंट चल रहा है। इंटरेस्ट में 3 पॉइंट आता है, एक पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट हो रहा है और एक पॉइंट होगा। एनी सम पेएबल बाय एसएससी बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन और बोरोइंग फ्रॉम डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन, और नहीं तो सिस्टेमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। एसएससी ने लोन कहां से लिया है? डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से, और नहीं तो सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से। डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन का मतलब हो गया वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग में एंगेज्ड है एंड होल्डिंग में एंगेज्ड है एंड आरबीआई में रजिस्टर्ड है। डिपॉजिट वर्ड आपने कंपनी लॉ का क्लास में पढ़ के आया है। कंपनी लॉ का क्लास में आपने कंपनीज एक्ट 2013 में सेक्शन नंबर 73 से 76 ए तक पढ़ा है, याद करो। जो आता है कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 5 में, कंपनीज एक्ट 2013 का चैप्टर नंबर 5 में, चैप्टर नंबर 5 होता है डिपॉजिट के ऊपर, और उनमें आपने डिपॉजिट पढ़ के आया है, पब्लिक डिपॉजिट वगैरह भी पढ़ के आया है। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन का मतलब हो गया ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है एंड एंगेज्ड है एक्सेप्टिंग एंड होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट में। अब पब्लिक डिपॉजिट क्या होता है ये सब आपने कंपनी लॉ क्लास में सीखा है, यहाँ हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो सब एनबीएफसी जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आरबीआई में रजिस्टर्ड है एंड एंगेज्ड है पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग में एंड पब्लिक डिपॉजिट होल्डिंग में। अच्छा, सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन बैंकिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, इसका मतलब हो गया वो एनबीएफसी जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है, जिनका लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट का हिसाब से एसेट का क्वांटम एटलीस्ट 500 करोड़ है, और जो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग एंड होल्डिंग में एंगेज नहीं है। फिर बता रहे सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी का मतलब क्या है? ऐसा एनबीएफसी जो आरबीआई में रजिस्टर्ड है और जिनका लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट का हिसाब से एसेट का क्वांटम नॉट लेस देन 500 करोड़ एंड ओ एंगेज नहीं है पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग में, ना तो पब्लिक डिपॉजिट होल्डिंग में। पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्टिंग में भी एंगेज नहीं है और उनको होल्डिंग में भी एंगेज नहीं है, उनको बोला जाता है सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। ये आप डिपॉजिट क्लास कंपनी सेक्ट में पढ़ते हो नाउ। तो यहां पे दो हमने इंटरेस्ट वाला पॉइंट देख लिया, इनमें भी दोनों में इंटरेस्ट का पेमेंट तब अलाउ करेंगे, इंटरेस्ट तब अलाउ करेंगे जब पेमेंट होगा। इंटरेस्ट को आउटस्टैंडिंग के बेसिस पे हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, इंटरेस्ट में और एक पॉइंट आएगा। हमने कौन कौन सा पॉइंट देख लिया? हमने पहले देखा था टैक्स का पॉइंट, उसके बाद हमने एम्प्लॉय वेलफेयर का पॉइंट देखा था, डब्ल्यू था TW, उनके बाद हमने बोनस और कमीशन का पॉइंट देखा था। अभी देख रहे हैं इंटरेस्ट का पॉइंट, और इंटरेस्ट का पॉइंट में 3 पॉइंट आएगा। ये 2 पॉइंट हुआ है, नेक्स्ट और एक पॉइंट ले रहे हैं हम लोग। एनी सम पेएबल बाय एसएससी, एनी सम payable by SSC by way of interest on loan and advances, loan and advances from
शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। बट कोऑपरेटिव बैंक में other than प्राइमरी एग्रीकल्चर, क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। क्या लिख रहे देखिए, एनी सम पेबल बाय एसएससी बाय यू हैव इंटरेस्ट ऑन लोन एंड एडवांसेस फ्रॉम, आपने लोन एंड एडवांसेस कहां से लिया है? शेड्यूल बैंक से लिया है। शेड्यूल बैंक मतलब वो बैंक जो आरबीआई का शेड्यूल में आता है। तो शेड्यूल बैंक से लिया है, नहीं तो कोऑपरेटिव बैंक से लिया है। बट कोऑपरेटिव बैंक में ये वाला नहीं होना चाहिए, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी नहीं होना चाहिए, मतलब इनके ऊपर 43B अप्लाई नहीं होता है। इनका इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर 43B अप्लाई नहीं होता है। हर एक कोऑपरेटिव बैंक का इंटरेस्ट पेमेंट के ऊपर 43B अप्लाई नहीं होता है। तो ये कोऑपरेटिव बैंक हो गया, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी हो गया, इनके ऊपर अप्लाई नहीं होते हैं। और दूसरा प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इनके ऊपर भी अप्लाई नहीं होता है 43B का प्रोविजन। तो इन लोगों का अगर इंटरेस्ट पेमेंट करोगे तो पेमेंट इन लोगों से अगर आपने लोन लिया है और इंटरेस्ट इनकार्ड हुआ है, इन लोगों से अगर आपने लोन लिया है और इंटरेस्ट इनकर्ड हुआ है तो आउटस्टैंडिंग के आधार पे भी आप क्लेम कर सकते हो। पेमेंट के बेसिस पे क्लेम करना पड़ेगा ऐसा बात नहीं है, क्योंकि इनके ऊपर 43B एप्लीकेबल नहीं होता है। तो आपने कौन कौन सा देख लिया? आपने देख लिया इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट का 3 पॉइंट देख लिया। तो इंटरेस्ट का 3 पॉइंट देख लिया। तो इसके बाद हम देखेंगे और एक पॉइंट, एनी सम पेएबल बाय एसएससी any sum payable by SSC by way of लीव सैलरी। एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉय को लीव सैलरी पेमेंट कर रहा है, तो लीव सैलरी इनकार्ड हुआ है उनके बेसिस पे अलाउ नहीं किया जाएगा। लीव सैलरी पेमेंट होगा तभी हम अलाउ करेंगे एम्प्लॉयर को। ये बात क्लियर होगी? तो यहां पे आप एल वर्ड से याद रखोगे। नेक्स्ट, अगर एनी सम पेएबल बाय एसएससी by way of any sum payable by SSC by way of amount to Indian Railways for using their asset। तो ये आई से याद रखोगे। क्या बात कर रहे हैं? इंडियन रेलवे का कोई एसेट यूज किया है, उन्होंने बिल बनाया है और आपको भेजा है, तो अमाउंट, खर्चा तो इनकार्ड हो गया, खर्चा तो इनकार्ड हो गया, बट हम अलाउ नहीं करेंगे जब तक आप इंडियन रेलवे के पेमेंट नहीं करोगे। तो इंडियन रेलवे का कोई एसेट यूज किया है, उनके रेस्पेक्ट में खर्चा इनकार्ड हुआ है, वो आउटस्टैंडिंग के आधार पे आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाओगे। उनका डिडक्शन तब क्लेम कर पाओगे जब आप पेमेंट करोगे। तो बेसिकली पॉइंट क्या आया, आप याद करो। एक टैक्स का पॉइंट था, एक एम्प्लॉय वेलफेयर का पॉइंट था। टैक्स का पॉइंट, एम्प्लॉय वेलफेयर का पॉइंट, नेक्स्ट बोनस और कमीशन का पॉइंट आया था, नेक्स्ट आया था इंटरेस्ट का पॉइंट, TWPI। ये 4 पॉइंट था पहले, उसके बाद 2 पॉइंट। 2 पॉइंट कौन कौन सा? एक लीव सैलरी का पॉइंट और एक इंडियन रेलवे का एसेट यूज करने में जो पेमेंट कर रहा है वो पॉइंट, मतलब ILI, TWBILI ये आ रहा है 43B में। नाउ तो 43B में ये आपने कर लिया, ये आपको समझ में आ गया। 43B में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। जिस साल का, जिस प्रीवियस ईयर में एक्सपेंडिचर इनकार्ड हुआ है, जिन प्रीवियस ईयर में एक्सपेंडिचर इनकार्ड हुआ है, अगर आपने वही प्रीवियस ईयर में पेमेंट नहीं कर पाया, इन सब पेमेंट, ये जो 5 पेमेंट है, देखिए लिख रहे हैं 43B का कंडीशन बता रहे हैं।
ये जो पांच पेमेंट है, कौन कौन सा 5 पेमेंट? TWBI, टैक्स, एम्प्लॉय वेलफेयर, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में 3 पॉइंट आया था। फिर आ रहे लीव एनकैशमेंट, फिर आ रहे इंडियन रेलवे का एसेट। TWBI LI, ये जो 5, ये जो 6 पेमेंट है जिस प्रीवियस ईयर में इनकार्ड हुआ है, मान लीजिए आपका प्रीवियस ईयर है 1920 में ये सब खर्चा इनकार्ड हुआ है, ये सब एक्सपेंडिचर इनकार्ड हुआ है। 1920 में अगर ये सब एक्सपेंडिचर इनकार्ड हुआ है तो हमने जब आपको समझा रहे थे, हमने बताया कि पेमेंट बेसिस पे खर्चे को अलाउ किया जाएगा। तो अगर आपने 1920 में इन खर्चा का पेमेंट नहीं किया है, ये जो एक्सपेंडिचर इनकार्ड हुआ है 1920 प्रीवियस ईयर में, आपने 1920 प्रीवियस ईयर में इस एक्सपेंडिचर का पेमेंट नहीं किया है, तो आपको क्या लगा? आपको लगा 1920 प्रीवियस ईयर में अगर एक्सपेंडिचर का पेमेंट नहीं हुआ है बट एक्सपेंडिचर इनकार्ड हुआ है तो डिडक्शन तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इन सब एक्सपेंडिचर का डिडक्शन तब अलाउ होता है जब पेमेंट होता है। 43B का कंडीशन यही बता रहे हैं। बट जिस प्रीवियस ईयर में एक्सपेंडिचर इनकार्ड हुआ है उनके रेस्पेक्ट में कुछ रिलैक्सेशन है। क्या रिलैक्सेशन है? जिस प्रीवियस ईयर में एक्सपेंडिचर इनकार्ड हुआ है, आपने वो प्रीवियस ईयर में पेमेंट नहीं किया, चलेगा, कोई बात नहीं। आपने इस प्रीवियस ईयर का रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न का जो ड्यू डेट है 1920 का इनकम टैक्स रिटर्न का ड्यू डेट कब फॉल करेगा? 2021 में फॉल करेगा। 2021 में 3 डेट हो सकते हैं। अगर आप लायबल है वो फॉर्म सबमिट करने के लिए, कौन सा फॉर्म? 3CEB नाम का फॉर्म सबमिट करने के लिए आप लायबल है अंडर सेक्शन 92E। अगर आप 92E के थ्रू, 92E क्या होता है? रिलेटिव पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, पर्टेनिंग टू इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। If you are liable to submit form number 3CEB under section 92E, because आपके बुक्स में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो आपके लिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होता है 38 नवंबर। 38 नवंबर इन साल में होगा, 38 नवंबर 2020। 1920 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट 2021, बट डिफरेंट एसेट्स के लिए अलग अलग है। अगर आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता है, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट होता है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तो आपके लिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट होगा 38 सितंबर। अगर आपके बुक्स में ऑडिट होता है, आपका बुक्स का ऑडिट होता है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, एंड आपका बुक्स में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी है जो 92E में है, तो आपके लिए रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट 38 सितंबर नहीं होगा। आपके लिए तो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट 38 नवंबर रहेगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आने में 38 नवंबर। जिनके बुक्स में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं है बट ऑडिट है, उनके लिए 38 सितंबर। जो ना तो 1 में आ रहे हैं ना तो 2 में आ रहे हैं, उनके लिए क्या होगा? अदर्स के लिए क्या है? जिनमें ज़्यादा लोग आ रहे हैं 31 जुलाई 2020। तो देखिए 1920 में अगर ये सब एक्सपेंडिचर इनकार्ड हुआ है, 1920 में ही पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं। 1920 का रिटर्न फाइल करने का जो ड्यू डेट है, 1920 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट क्या है? सर 2021 में ड्यू डेट फॉल करेगा, और ड्यू डेट 38 नवंबर भी हो सकते हैं, 38 सितंबर भी हो सकता है, 31 जुलाई भी हो सकता है। एक डेट को पकड़ लेते हैं, मान लीजिए ड्यू डेट है 38 सितंबर, तो 38 सितंबर के अंदर पे करना पड़ेगा। अगर 38 सितंबर के अंदर इन सब एक्सपेंडिचर जो इनकार्ड हुआ है 1920 में, उनका पेमेंट अगर 30 सितंबर 2021 के अंदर कर दोगे, 30 सितंबर 2021 फाइनेंशियल ईयर में फॉल करते हैं, तो 2021 फाइनेंशियल ईयर में 30 सितंबर के अंदर कर दोगे तो हम आपको 1920 का पीजीबीपी इनकम कैलकुलेशन में लेस करने का ऑप्शन ओपन कर देंगे। तो पीजीबीपी का आप जब इनकम कैलकुलेट करोगे 1920 में ही हम आपको ऑप्शन दे देंगे डिडक्शन क्लेम करने का, अगर आप पेमेंट ड्यू डेट के अंदर करोगे तो जिस ईयर में एक्सपेंडिचर इनकार्ड हुआ है उन ईयर के लिए रिलैक्सेशन है। उन ईयर के लिए रिलैक्सेशन क्या है? उन ईयर में ही पेमेंट करना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं। उन ईयर का जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है उन तक पेमेंट कर दीजिए तो हम आपको अलाउ कर देंगे।
अगर आपने 30 सितंबर के अंदर पे नहीं कर पाया, आपने मान लीजिए 20 दिसंबर को पे किया, कोई बात नहीं, तो 2021 फिनेंशियल ईयर 2021 प्रीवियस ईयर का आप जब पीजीपीपी इनकम कैलकुलेट करोगे, उन साल में आप क्या करो, उन साल में आप डिडक्शन क्लेम कर लो। तो बात समझ में आए? 1920 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट तक अगर आपने पे नहीं कर पाया, 1920 का जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है वहां तक पेमेंट अगर कर दिया है तो 1920 से आप लेस कर लो। 1920 का रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट तक आपने पेमेंट नहीं कर पाया, तो जिस साल आप पेमेंट करोगे उस साल का पीजीपीपी इनकम से आप लेस कर पाओगे। तो अगर आपने दिसंबर में पेमेंट किया तो 20 दिसंबर 2020 वो कौन सा प्रीवियस ईयर में फॉल करता है? 2021। तो 2021 का जब आपने पीजीपीपी इनकम कैलकुलेट करोगे उनमें आप लेस कर दोगे। क्लियर हुआ? अच्छा, इनमें एक पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। वो पॉइंट ऐसा है कि सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A, सेक्शन नंबर 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A, इनमें क्या लिखा था? एम्प्लॉय वेलफेयर के लिए एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा पेमेंट करने के टाइम में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं, सैलरी पेमेंट करने के टाइम में एम्प्लॉय से कुछ पैसा काट लिया और वो पैसा एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का फंड में जमा करेंगे एम्प्लॉय का बेनिफिट के लिए। एम्प्लॉयर अपना पॉकेट से कंट्रीब्यूशन तो करेगा ही करेगा, फिर एम्प्लॉय का सैलरी का पार्ट काट लिया, वो भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का फंड में कंट्रीब्यूट कर देगा। तो एम्प्लॉय का पैसा एम्प्लॉयर का माध्यम से जा रहा है। एम्प्लॉय का पैसा जब एम्प्लॉयर का माध्यम से जाता है वो एम्प्लॉयर के लिए इनकम बन जाता है 224 में। 224 इनकम का डेफिनेशन होता है, 224(10) में वो इनकम बन जाता है, 224(10) में वो इनकम बन जाता है। फिर वो डिडक्शन भी आपको मिलेगा क्योंकि वो आपका पैसा नहीं है, वो एम्प्लॉय का पैसा है, आपने काट लिया है, बाद में आप जमा करोगे। तो जमा करने का जो ड्यू डेट है, जो रेलिवेंट लॉ के अंदर आपने वो काट लिया, पीएफ का अमाउंट आपने पीएफ लॉ के अंडर कर लिया, ईएसआई का अमाउंट आपने ईएसआई लॉ के अंडर कर लिया, तो जो पर्टिकुलर रेलिवेंट लॉ के अंडर आपने पैसा को काट लिया, वो पर्टिकुलर रेलिवेंट लॉ का जो ड्यू डेट है जमा करने का, उन तक अगर जमा कर देंगे तो हम आपको डिडक्शन अलाउ कर देंगे। बट अगर आप उन डेट तक जमा नहीं करेंगे, बाद में जमा करेंगे, तो कभी भी अलाउ नहीं होगा। ये वाला पेमेंट 43B में कवर्ड नहीं होता है। इनके लिए नाउ और नेवर, अगर अभी अपने टाइम के अंदर जमा किया तो डिडक्शन मिलेगा, टाइम के बाद जमा करेंगे तो कभी भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। आप जमा कर दिया, आपके पास है नहीं, फिर भी आपको डिडक्शन हम अलाउ नहीं करेंगे क्योंकि इनके ऊपर 43B अप्लाई नहीं होता। 43B का फिलोसफी है कि जिस प्रीवियस ईयर में एक्सपेंडिचर इनकर्ड हुआ है उस प्रीवियस ईयर में पेमेंट करो, नहीं तो उस प्रीवियस ईयर का जो रिटर्न फाइल करने का ड्यू डेट है वहां तक पेमेंट कर दो। बट बाकी कोई प्रीवियस ईयर में अगर पेमेंट करोगे तो जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट करोगे उन प्रीवियस ईयर में हम आपको अलाउ कर देंगे। ये नियम है 43B के लिए। तो 43B का पेमेंट जब करेंगे तब मिल जाएगा डिडक्शन, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। बाद में जाके अगर हम जमा करेंगे डिडक्शन मुझे नहीं मिलेगा। ड्यू डेट के अंदर जमा किया तभी डिडक्शन मिलेगा, अगर ड्यू डेट के बाद जमा करेंगे तो डिडक्शन कभी भी नहीं मिलेगा। ये बात क्लियर है यहाँ तक?